जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक या फिर बिहार क्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले तो ये हिंदी का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है कि प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो यहां पर बात कर ले तो हिंदी की, तो हिंदी जो है ये भारूपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है कौन सी भाषा? तो हिंदी भाषा बोली जाती है, सभी को पता है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, इसलिए पूरे ध्यान से अंत तक सेशन में बने रहना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी है, वांगरू है, अवधी है और तेलुगु है। तो यहां पर बात कर ले तो कन्नौजी भी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, वांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, जबकि यहां पर तेलुगु भाषा नहीं आती। तेलुगु जो है ये नहीं आती। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो तेलुगु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से रिक्त स्थान है, हुआ करता है। आपको भरना है रिक्त स्थान। प्रकाशित दिया हुआ है, विकसित है, उल्लेखित है, परिमित है। तो हम मन में जैसा व्यवहार रखते हैं, जैसा भाव रखते हैं, हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से क्या होता है? तो प्रकाशित हुआ करता है। क्या? तो हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से प्रकाशित हुआ करता है। तो प्रकाशित यहां पर सटीक है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर प्रकाशित का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान रिक्त स्थान दिया हुआ है में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान क्षेत्र में, वर्तमान घटनाओं में, वर्तमान क्रियाकलापों में। तो यहां पर हो जाएगा वर्तमान। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जरूर सही लगेगा। वर्तमान संदर्भ में, क्या संदर्भ होता है वर्तमान के साथ? वर्तमान संदर्भ में क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो संदर्भ का चयन जिसने भी किया है अपना एक नंबर यहां से वो ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग, यहां पर कर लीजिए क्या हो जाएगा? तो मालूम होता है तुम्हारे यहां संयोग, रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताइए। नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, हाथ तंग होना। बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, यानी कि अन्न जल उठ जाना। रहने का संयोग समाप्त हो जाना मतलब क्या हो जाएगा? इसका जो अर्थ हो जाएगा अन्न जल उठ जाना। तो मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा जो मुहावरा दिया हुआ है अन्न जल उठ जाना, ध्यान रखना। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अरुण ने परीक्षा में दिया हुआ है, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। क्या किया? बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताइए। जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, लुटिया डूबना। तो यहां पर जो हो जाएगा, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। क्या किया? बहुत परिश्रम किया। जैसे आप अपने एग्जाम में पास होने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या करते हैं? इसका जो अर्थ हो जाएगा मुहावरे का एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्या? तो एड़ी चोटी का जोर लगाना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए जो सही मुहावरा हो जाएगा एड़ी चोटी का जोर लगाना, ध्यान रखना है। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का यहां चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवरस में कौन सा रस शामिल नहीं है? नवरस में कौन सा रस शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो पूरे ध्यान से देखिएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। हास्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस या वात्सल्य रस। तो नवरस में शामिल रस नहीं है वात्सल्य रस। कौन सा रस? तो वात्सल्य रस नवरस में शामिल रस नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है,
चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, कौन सा रस होगा? चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, भक्ति रस, हास्य रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो यहां पर वीर रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कह रहा है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, तो क्या हो जाएगा? यहां पर वीर रस है। क्या है? तो वीर रस यहां पर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, वीर रस हो जाएगा। सीधा सीधा प्रश्न बनता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या फिर हास्य रस? तो श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं? तो रसराज बोलते हैं, सभी को पता होगा। किस रस को श्रृंगार रस बोलते हैं? तो रसराज को श्रृंगार रस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को जब आप क्रम से मिलाएंगे तो कौन सा छंद बनेगा? हर गीत का, कुंडलिया, सवैया या फिर वर्वे? तो यहां पर बात कर लें, दोहे और रोले को जब क्रम से मिलाते हैं तो क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। क्या? तो कुंडलिया बनता है। क्या बनता है? तो कुंडलिया बनता है। ध्यान रखिएगा, दोहे और रोले को जब आप क्रम में मिलाएंगे तो कुंडलिया बनेगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है? रोला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलिया? तो अर्ध सम्मात्रिक बात कर लें दोहे की तो कितने होते? 13 11, 13 13 और 11 11 क्या होते? तो ये क्या होता? अर्ध सम्मात्रिक होता। ध्यान रखिएगा, क्या? तो अर्ध सम्मात्रिक होता। चौपाई में 16 मात्राएं होती, कितनी? तो 16, इसलिए ये सम्मात्रिक है। इस प्रकार ध्यान रखना है। कुंडलिया को मैंने बताया ही किससे बनता, तो दोहा और रोले से बनता। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोहा हो जाएगा। अर्धसम्मात्रिक छंद कौन सा है? तो दोहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है हिंदी कविता में? कबीर, सूर्य और तुलसी या फिर निराला? तो यहां पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं निराला। कौन माने जाते हैं? तो निराला। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर उपनिषद? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, सीधा पूछा जाता है प्रश्न कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उपयोग जो मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रश्न पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए निश्चित ध्यान रखना कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर दिया हुआ है, श्याम है, शरीर है, में कौन सा अलंकार होगा? उल्लेख, उपमा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति? तो यहां पर बात कर ले, नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार कौन सा है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर उल्लेख है। क्या है? तो उल्लेख है। ध्यान रखना है, जहां एक वस्तु का उल्लेख कई प्रकार से किया जाए, जहां एक वस्तु का उल्लेख कई प्रकार से किया जाए वहां उल्लेख अलंकार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, तो नवल, सुंदर, श्याम, शरीर में कौन सा अलंकार होगा? तो उल्लेख अलंकार यहां पर राइट आंसर है। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार? तो तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, पर बात किया जा रहा है बेर है। बेर यहां पर दो बार है, दोनों बार जो इसके अर्थ हैं अलग है। तो मैंने आपको बताया जहां पर एक शब्द दो बार हो और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता? तो यमक अलंकार हो जाता। तो तीन बेर खाती थी, एक टाइम की बात कर रहा है, एक खाना खाने की बात कर रहा है, तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है, तो यहां पर हो जाएगा क्या? यमक अलंकार हो जाएगा। क्या? तो यमक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा में जहां पर मन मानो, जन जानो आ जाए, आप सभी को पता होगा मन मानो, जन जानो जहां पर आ
जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। श्लेष अलंकार एक ही शब्द हो और उसके कई अर्थ चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रेमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। यहाँ पर पानी के कई अर्थ है तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अनुप्रास अलंकार शब्दों के जो है यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति जहां पर बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर यमक। तो ये तो आप बचपन से पढ़े होंगे, सभी को पता होगा क्योंकि ये उदाहरण बहुत प्रचलित है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें जो अलंकार है रूपक अलंकार है। क्या है? तो रूपक अलंकार है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रूपक अलंकार की अगर बात कर ले तो सभी को पता ही होगा, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखे, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखे वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ अंबर पनघट में डूबा रही, तारा घट उषा नागरी क्या हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में मैंने बताया जहां पर मन मानो जन जानो आए, यमक में जहां दो शब्द हो दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो इस प्रकार ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी या फिर सिंधी। तो गुजराती का जो विकास हुआ है ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखिएगा। गलती बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा। जब आप सही नहीं करेंगे तो बहुत आपके लिए पछताना जो है बहुत जो है पछताने का विषय बन जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। अगर मौका मिला है तो आप उसे भुनाएं और मेहनत करें, मेहनत इस प्रकार की करेंगे सफलता जरूर मिले। तो निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजराती भाषा का विकास जो हुआ है ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1865 में, 1870 में, 1883 में, 1888 में। तो आप सभी को पता होगा शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ कब हुआ? तो 1883 में। कब? तो 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, निराला, पंत या फिर प्रसाद। तो रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। किसे? तो रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं उर्वशी हो गया, इस प्रकार ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल या फिर लीलाधर जगूड़ी। तो नाटक जारी है काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं ये लीलाधर जगूड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो मैंने कई बार बताया जहां पर पहला पद संख्यावाची हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो द्विगु अलंकार होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। सॉरी दोस्तों, क्या होता है? सप्तऋषि में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास। क्या? तो द्विगु समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सप्तऋषि में समास तो द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय समास की बात कर लें जहां पर एक पद विशेष और एक पद विशेषण हो वहां पर कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का लोप हो। द्वंद्व समास जहां पर दोनों पद प्रधान हो, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया जहां पर कर्म नहीं है कह सकते हैं? मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यह चीज तुम्हारा जी ललचाता है, यह चीज तुम्हारा जी ललचाती है, श्याम सोता है वह अपना सर खुजलाता है। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं? तो पुस्तक पढ़ता हूं, आपको कर्म मिल गया। यह चीज तुम्हारा जी ललचाती है, कौन सी चीज तुम्हारा जी ललचाती है? चीज यहां पर हो जाएगा क्या? और श्याम सोता है, श्याम सोता है, तो श्याम सोता है, क्या सोता है? तो आपको कर्म नहीं मिलेगा। वह अपना सर खुजलाता, क्या खुजलाता? तो सर खुजलाता। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? श्याम सोता है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, श्याम सोता है, ध्यान रखिएगा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम सोता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, दो तीन या फिर राम लक्ष्मण। तो छोटा बड़ा भी विशेषण है, हरा पीला भी विशेषण है, दो तीन भी विशेषण, लेकिन यहां पर बात कर ले राम लक्ष्मण।
तो राम लक्ष्मण एक संज्ञा है, नाम है, इसलिए ये विशेषण नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी हमारे लिए कुछ तो कर ही सकते हैं, तो कम से कम वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि एक शानदार प्रैक्टिस सेट डेली आपके साथ होने वाला है। प्रश्न वही होंगे यहाँ से प्रश्न, अगर आप डेली हमारे जो प्रैक्टिस सेट होगा, अगर आप डेली जुड़े रहते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। निम्न से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताना है। तस्कर भी तत्सम है, ज्ञान भी तत्सम है, बोध भी तत्सम है, जबकि हाथ जो है तत्सम नहीं है। हाथ जो है ये तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन हाथ हो जाएगा, ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? समान, प्रतिदर्श, अनुकूल या फिर अनुसार। तो प्रतिकूल, प्रतिकूल का जो विलोम होता है ये अनुकूल होता है क्या? प्रतिकूल का जो विलोम होता है ये अनुकूल होता है, ध्यान रखिएगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपनी डफली अपना राग का अर्थ बताइए। अपनी डफली अपना राग, बंदर बांट करना, संगठन का भाव, अपना गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका जो मतलब हो जाएगा अपनी डफली अपना राग, सब अपने अपने से जुड़े हैं। यानी क्या हो जाएगा? अपना अपना गीत गाना, अपना गीत गाना, सब अपने में बिजी हैं, कोई किसी का ना सुन रहा। अपनी डफली अपना राग अपना गीत गाना। दोस्तों आज हमने ये 27 प्रश्न जो थे, 27 क्वेश्चन हमने लिए थे। आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे, कितने प्रश्न आपसे सही हुए। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाए, आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।